हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अपना 9th क्लास का विज्ञान का जो चैप्टर है वो पढ़ रहे थे, हमारे आसपास पदार्थ या हम मैटर सराउंडिंग अस। ठीक है, हमने इसमें पढ़ा कि पदार्थ किसे कहते हैं। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं, और हमने पदार्थ की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखी। पहला क्या देखा हमने कि पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ सबसे पहले तो ये देखा कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है। दूसरा हमने ये देखा कि जो पदार्थ होता है उसके कणों के बीच में खाली स्पेस होती है ना। सेकंड प्रॉपर्टी क्या देखी हमने कि जो पदार्थ होते हैं उसके कणों में क्या होती है, मूवमेंट होता है, गति होती है। मतलब वो क्या करते हैं, स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं चारों तरफ। अब जो हमारा थर्ड टॉपिक है, हमारा थर्ड पॉइंट है, वो क्या है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसके लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है जो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। इस खेल को एक मैदान में खेले। आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाए। पहला समूह ईदमिश्मी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ लेते, जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दिया है। दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे को छूकर एक श्रृंखला बना ले। अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करे। किस समूह को तोड़ना आसान होगा और क्यों? देखो, जिसने उंगली से पकड़ा है उस समूह को हमको बांटना आसान होगा, है ना। और जो एक दूसरे को पीछे टाइट पकड़ के रखे हैं उनको तोड़ना मुश्किल होगा। प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने को किस समूह में कणों में एक दूसरे को अधिक बल से पकड़ रखा है। ठीक है, ऐसा करके आप देख सकते हो। या फिर एक एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको इसका। आप लोग को अपने घर में आप लोग क्या करते हो, जो छोटे बच्चे होते हैं वो जनरली खेलते हैं पानी से। आप देखना कि क्या होता है, जब नल चालू करते हो तो पानी बिल्कुल एक ही सिरे से आता है नल में, है ना। अब जब क्या करते हैं, हम उसके बीच में उंगली लगा देते हैं। मतलब बच्चे क्या करते हैं, उस पानी को पकड़ने की कोशिश करते हैं या फिर उसके बीच में उंगली लगा देते हैं। तो उस समय क्या होता है, जब उंगली लगाते हैं ना तो पानी 2 हिस्सों में बँट जाता है, 2 धाराएं चलने लगती है उसकी, है ना। और फिर क्या होता है कि जब आप उस उंगली को हटा दोगे वहाँ से, तो फिर से क्या होगा, पानी फिर से एक जैसा चलने लगेगा। मतलब जो पदार्थ के कण हैं वो वापस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्रियाकलाप 1.7, एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड ले। इन पर हथौड़ा मारकर, काटकर या खींचकर उसे भंगूर कर दे। मतलब एक लोहे की कील लो, एक चौक का टुकड़ा लो और एक रबड़ बैंड, इन सबको तोड़ लो, है ना। और भंगूर का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? बेटा देखो, चौक का टुकड़ा तो आसानी से टूट जाएगा, रबड़ बैंड भी आप तोड़ सकते हो, लेकिन जो लोहे की कील होती है वो इतनी आसानी से टूट जाएगी क्या? नहीं, उसको ज़्यादा तोड़ना पड़ेगा ना। फटाफट आप लोग है ना, चौक के टुकड़े को तो हाथ से तोड़ दोगे, ठीक है, रबर बैंड को भी हम खींच के और तोड़ देंगे, वो भी टूट जाएगा। लेकिन जो लोहे की कील है उसको आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, उसके ऊपर हथौड़ी से आपको ठोक कर उसको तोड़ना पड़ेगा। मतलब जो लोहे की कील है उसके कण ज़्यादा पास पास में होते हैं। एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको एक एक्टिविटी दी है। एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। देखिए, ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ ऊपर, है ना, कि आप ऐसा करके देख सकते हैं। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, बल होता है, फोर्स होता है। जो कण होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, चिपके होते हैं। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है ना। हर पदार्थ का क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होता है। कोई पदार्थ बहुत आपस में एक दूसरे से ज़्यादा ठोस तरीके से जुड़े हुए होंगे, और कुछ जो होंगे वो पार्टिकल्स जो होंगे वो आसानी से टूट जाएंगे और कुछ नहीं टूटेंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको मैं ओरली बता देती हूँ। कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू पानी, इत्र की गंध, इनमें से कौन से पदार्थ हैं? कौन से पदार्थ हैं? पदार्थ तो सभी है, विचार नहीं है, बस विचार और शीत,
ये ऋतुएं हैं, है ना। स्नेह ये भी पदार्थ नहीं है। बाकी कुर्सी, गंध भी पदार्थ नहीं है। घृणा ये भी पदार्थ नहीं है। बादाम भी एक पदार्थ है, नींबू भी है और इत्र की सुगंध भी है। निम्नलिखित प्रक्षेप के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। देखो, हमने आपको बताया कि जब हम तापमान को बढ़ाते हैं, है ना, इसका आंसर क्या है बेटा, जब हम तापमान को बढ़ाते हैं तो कणों में क्या होती है, गति ज़्यादा होती है, जिसके कारण वो क्या होते हैं, दूर दूर तक फैल सकते हैं। इसलिए हमको खुशबू गर्म खाने की बड़ी आसानी से आ जाती है। लेकिन अगर खाना ठंडा हो गया तो उसके कण भी क्या हो गए हैं, उसके कणों की गति क्या हो गई है, कम हो गई है। इसलिए क्या होता है, उसकी खुशबू लेने के लिए हमको पास में जाना पड़ता है। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है ना। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है। एक तो देखो, पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है बेटा, रिक्त स्थान होता है कि वो किसी भी दूसरे पदार्थ को अपने में घोल सकते हैं। दूसरा, इनके पदार्थ के कणों के बीच में गति होती है। तीसरा, पदार्थ के कण जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक क्वेश्चन और है आपको, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रक्षेपित होता है। स्विमिंग पूल में जो गोताखोर होता है वो पदार्थ को क्या करता है, काटता है। मतलब कौन सा गुण होता है बेटा, आकर्षित करने वाला, उसके आकर्षण को हटाता है। और जब वो वापस काट के चला जाता है, पीछे से पानी वापस एक जैसा हो जाता है ना, तो इसमें पदार्थ का कौन सा गुण आता है आपको, एक दूसरे का आकर्षण। ठीक है, अब पढ़ेंगे बेटा हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो है पदार्थ की अवस्थाएं। देखो, आप बहुत समय से पढ़ते आ रहे हो कि जो पदार्थ होता है उसकी 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव्य और गैस। ठीक है, अगर मैं आपको वाटर से ही रिलेटेड बताऊं तो तीनों अवस्था जल में बता सकती हूँ। अगर पानी को आपने जमा दिया, बर्फ बना दिया, तो वो क्या हो गई, उसकी ठोस अवस्था। अगर वो साधारण जल है तो वो उसकी द्रव्य अवस्था। और अगर आपने उसको उबलने रख दिया और उसकी वाष्प बनने लग गई, वाष्प बन के वो उड़ जाएगा, तो वो उसकी कौन सी अवस्था है बेटा, गैसीय अवस्था। ठीक है, अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होता है। कौन कौन से रूप में होता है बेटा, ठोस, द्रव्य और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। पदार्थ में जो ये अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव्य और गैस, ये इनके गुणों के कारण होती है। हम पदार्थ की 3 अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब हम इनको क्या करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। ठोस अवस्था, सबसे पहले कौन सी अवस्था है बेटा, ठोस अवस्था। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें, पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़। इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखा चित्र बनाएं। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है। इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है। क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है। बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें, क्या इनका संपीड़न हो सकता है। देखो, पहली बात तो अगर कोई ठोस चीज़ है तो उसका स्थान फिक्स है कि वो उतनी ही जगह में आ सकती है, आप उसको दबा नहीं सकते हो, है ना। जैसे आप अपने घर में बेड रखते हो या फिर आप सोफे वगैरह कोई भी रखते हो, तो ये सब क्या ठोस है, इनको क्या कर सकते हो आप, जितनी स्पेस इन्होंने घेर ली उतनी घेर ली, है ना। आप इनको रोज रोज जैसे खसका के अंदर छोटा बड़ा थोड़ी ना कर सकते हो। मतलब इनका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। स्पष्ट सीमाएं होती है, मतलब जितनी बाउंड्री इनकी होती है वो उतनी ही जगह, हर जगह घेरेगी। आप उधर इस कोने से उठा के उस कोने में भी रख दोगे तो वो उतनी ही जगह लेगी। स्थिर आयतन, इनकी जो मोटाई है वो भी क्या है, स्थिर है। ठीक है, अगर हम इन पे हथौड़ा गिराएंगे तो क्या होगा, हाँ टूट तो सकती है पर इतनी आसानी से नहीं टूटेगी। क्या ये सब एक दूसरे में मिल जाएंगी, नहीं मिल सकती। अगर ठोस है तो कैसे मिलेगी, है ना। अब हम सोचें कि कीलों को कील में आपस में मिला दे, 4 किलो को एक कील बना के मरोड़ के एक कील बना दे, तो पॉसिबल है क्या, नहीं हो सकता। उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का निश्चित आकार, मतलब जो
ठोस होते हैं बेटा, यहाँ पर आप लोग अंडरलाइन करते चलते हैं, जो ठोस होते हैं उन पदार्थों का एक निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़न होता है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए यह दृढ़ होते हैं। ठीक है। रबर बैंड को क्या माना जाए? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस है? स्पंज क्या है? यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। क्यों? यह सभी ठोस ही है क्योंकि क्या होता है, ये सब ठोस है। देखो, बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है। उसका आकार तो जो है वही है, लेकिन अगर हम क्या करेंगे, उसको खींचेंगे तो उसका आकार बदलेगा। तो हम कह रहे हैं ना कि अगर हम बाह्य बल, हमने ऊपर भी कहा कि अगर हम बाह्य बल लगाएंगे तो इसके आकार को बदल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली नहीं बदला जा सकता। और बल हटाने पर रबड़ को खींचोगे और छोड़ोगे तो वापस वो जैसा है वैसे ही अपना आकार ले लेगा। अत्यधिक बल लगाओगे तो टूट जाएगा। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में ले ले, किसी प्लेट में या जार में रखें, इसके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते, जैसे है वैसे ही रहेंगे क्रिस्टल, है ना। जितनी 1 किलो शक्कर है तो वो किसी और डब्बे में भी डालोगे तो 1 किलो डब्बा ही लगेगा, तो ही 1 किलो के डब्बे में ही 1 किलो शक्कर आएगी, उससे कम में तो नहीं आ जाएगी। हम सोचे कि उसको दबा दबा के भर दें, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब इसे हम दबाते हैं तो वो वायु बाहर निकलती है, इसका संपीड़न संभव है। क्या होता है अब स्पंज, तो स्पंज क्यों होता है बेटा? स्पंज में क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे से छेद होते हैं, तो उसमें एयर अंदर चली जाती है और बाहर आ जाती है। तो जब आप उसमें क्या करते हो, उसको दबाते हो, है ना, तो क्या होती है, एयर पूरी बाहर निकल जाती है। लेकिन जब आप उसको छोड़ते हो तो वापस वो भी अपना क्या ले लेता है, मूल रूप ग्रहण कर लेता है। ठीक है, आया आपको ठोस समझ में? आ गया बेटा? हाँ, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारी? द्रव्य अवस्था। कौन सी अवस्था बेटा? द्रव्य अवस्था, है ना। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित कीजिए: जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस और शीतल पेय, मतलब ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। ठीक है। विभिन्न आकार के बर्तन। प्रयोगशाला में एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा लें। 50 ml तक का आप निशान लगा लो। आप कोनिकल फ्लास्क ले लो, आप बीकर ले लो, है ना। इन द्रव्यों को फर्श पर डाल देने पर क्या होता है? किसी द्रव्य का 50 ml मापकर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः करके एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? क्या द्रव्य का आकार एक समान रहता है? द्रव्य को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या यह आसानी से बहता है? देखिए, ठीक है, पढ़ते हैं हम आगे। प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव्य का आकार नहीं है लेकिन आयतन निश्चित है। मतलब 1 लीटर दूध है तो वो 1 लीटर ही रहेगा, ठीक है। लेकिन आप उसको अगर ग्लास में डालोगे तो दूध क्या करेगा, ग्लास का आकार ले लेगा। आप प्लेट में डालोगे तो प्लेट का आकार ले लेगा, भगोनी में डालोगे तो भगोनी का आकार लेगा। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाता है उसी का आकार ले लेते हैं। द्रव्यों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल तो होते हैं। क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव्य का विसरण द्रव्यों में संभव है ना। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती है। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतु तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती है। अब क्या होता है कि जो गैसें होती हैं उन वो क्या करती है, वातावरण में घुल जाती है। जैसे हम बोलते हैं पानी में ऑक्सीजन होती है, तभी तो मछली वगैरह जिंदा होती है पानी में। तो इनका घुलना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जलीय जंतु और पौधे हैं, उनको भी तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है ना। सभी जीवधारे अपने जीवन निर्वाह करने के लिए सांस लेते हैं। जलीय जंतु एवं जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ठोस में द्रव्य और गैस तीनों का विसरण हो संभव है। मतलब ठोस को आप द्रव्य भी बना सकते हो और गैस में भी परिवर्तित कर सकते हो। ठोस की अपेक्षा द्रव्य में विसरण की दर अधिक होती है। द्रव्य ज़्यादा आसानी से फैलते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव्य अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। हम कह रहे हैं कि
ठोस की अपेक्षा द्रव्य में ज़्यादा विसरण होता है। तो ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि इनके कण जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, इसलिए इनमें रिक्त स्थान ज़्यादा होता है, ज़्यादा स्पेस होती है। अब हमारा है गैसीय अवस्था। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? गैसीय अवस्था, है ना। चलिए पढ़ते हैं हम। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है? उसे पता लगाइए कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। उसे पूछिए सिलेंडर में कौन सी गैस होती है। बेटा देखो, जो गुब्बारे वाला होता है उसके सिलेंडर में कौन सी गैस होती है, पढ़ते हैं हम। चलिए फिर मैं बताऊंगी आपको। 100 ml की 3 सिरिंज ले, उनके सिरे पर रबर के कॉर्क से बंद कर दें और चित्र में दिखाया सभी सिरिंजों के पिस्टन को हटा लें। पहली सिरिंज में हवा रहने दें, दूसरी में जल और तीसरी में चॉक के टुकड़े। ठीक है, इस तरीके से भर लो। पिस्टन को वापस खींचिए, सिरिंज में लगाएं। सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता समान करने के लिए थोड़ी वैसलीन लगा दें। अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़न करने की, मतलब उसको दबाने की कोशिश करें। आपने क्या देखा कि किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया? अगर कोई द्रव्य होगा तो वो आसानी से चला जाएगा, है ना। आपने प्रेक्षण में आपने क्या अनुमान लगाया? हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसीय में संपीड़न काफ़ी अधिक होता है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग किए जाने वाली गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित होकर अत्यधिक तीव्र होती है। हम देखते हैं ना, हाइड्रोजन हमारे घर में जो हमारे घर में कौन सी गैस होती है? मिथाइल गैस होती है ना, जो गैस सिलेंडर में होती है ना। एलपीजी में क्या करती है, जब हम लाइटर से इसको जलाते हैं तो तुरंत कितनी जल्दी फैलती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एक बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों का द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस पर दबाव पड़ता है और गैस क्या होती है, वहीं की वहीं दबने लगती है। देखो अब यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चन दिए हैं, है ना। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व कैसे किसे कहते हैं? जितना वो स्थान घेरता है ना। कोई भी पदार्थ जितना स्थान घेरता है वो उसका क्या कहलाता है बेटा? घनत्व कहलाता है। घनत्व इज इक्वल्स टू द्रव्यमान या आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित व्यवस्थित करें। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। क्या करना है अपने को इनमें? देखो घनत्व क्या होता है? जो स्थान घेरता है, तो कौन घेरेगा इसमें से? शहद, है ना, शहद घेर लेगा। वायु भी स्थान घेरती है लेकिन उसको लिक्विड स्टेट की ज़रूरत होती है। चौक भी घेरेगा, जल भी घेरेगा और लोहा भी स्थान घेरेगा, है ना। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। चलिए ठीक है, बाय।